Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. आज 20th of January है and again we are going to discuss the editorials posted in Dawn newspaper. मैं इनके टाइटल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू ग्रेट अ डिवाइड. तो इस जो एडिटोरियल में ओवरऑल डिस्कस किया गया है कि जो अपोजिशन को गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है फॉर इलेक्टोरल एंड जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए उनको कि आप आएँ और मिल के हम बात करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्यों उनको ये ऑफ़र की गई है, अपोजिशन का इस पे क्या रिस्पॉन्स है, तो वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है. उसके अलावा मिलिट्री इंडक्टीज़, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मिलिट्री इंडक्टीज़ का मतलब है कि रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स की इंडक्शन सिविलियन पोस्ट पे करना, उस पे सारी ये यहाँ पे डिबेट की गई है. सो लेट्स स्टार्ट. इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस सर्व अ वैल्यूएबल पर्पस. इनकन्वीनियंट का मतलब आपको पता होगा कि इनअप्रोप्रिएट, ट्रबलसम या ऑकवर्ड या अनसुइटेबल क्वेश्चंस सर्व अ वैल्यूएबल पर्पस. यानी आप इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस करते हैं तो वो किसी वैल्यूएबल मकसद को सर्व कर रहे होते हैं. दे एक्सपोज व्हाट मे बी एन अनजस्ट स्टेटस को. अनजस्ट आप एक तरह से कह लें कि नाइंसाफ़ी को कह सकते हैं, या प्रीजुडाइस या अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी. तो अनजस्ट उस सेंस में यहाँ यूज़ किया गया है. स्टेटस को कहते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उसे कहते हैं स्टेटस को. एंड नज अथॉरिटीज़ टू कोर्स करेक्ट. नज मीन्स कि आप जब अपने एल्बो से, आपके पास में अगर कोई बंदा हो, उसे एल्बो से आप हल्का सा सॉफ्टली टच करते हैं टू पोक हिम, टू उसका अटेंशन किसी तरफ दिलाने के लिए. तो नज ये नज की जो मीनिंग है वो ये है, नज अथॉरिटीज़ टू कोर्स करेक्ट. यानी जो अनजस्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स है अभी, दैट एंड नज अथॉरिटीज़ टू कोर्स करेक्ट. यानी इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस कभी कभी आप कर देते हैं तो उसका एक प्रॉपर मकसद होता है ताकि आप जो इस वक्त इनअप्रोप्रिएट स्टेट है अफेयर्स की, उसे आप करेक्ट कर सकें. इंडीड, बेशक, देयर इज़ नथिंग दैट सर्व्स अ कंट्री बेटर. A heated debate of this nature has taken place in the Senate over what the opposition terms as the militarization of civil institutions. अब अपोजिशन में इस बात पे बहस हो रही है जिसमें वो अपनी बहस को जो एक वो इसको कहलाया जा रहा है कि मिलिटराइजेशन ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशंस. किस तरह से, व्हाट इज़ मिलिटराइजेशन. इसमें ओवरऑल पूरे जो एडिटोरियल में जो डिस्कशन की गई है वो इसी बात पे की गई है कि सिविल इंस्टीट्यूशंस में आप रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स की इंडक्शन कर रहे हैं, उसका आप उसकी जो कानूनी हैसियत क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप रिटायर्ड पर्सनल आर्मी जो ऑफिसर्स हैं उनको आप सिविल इंस्टीट्यूशंस में जो है आप उनकी इंडक्शन कर रहे हैं, तो उस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, जुडिशरी क्या कह रही है. तो ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है. The issue was raised by the Jamaat-e-Islami, Senator Mushtaq Ahmed साहब, जो कि ये कह रहे हैं, who spoke of encountering reluctance by the Interior Ministry to provide details about serving and military officers. अब मसला कहाँ से पैदा हुआ, जब जमात-ए-इस्लामी के जो हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उन्होंने ये इशू रेज़ किया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से कहा कि आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड करें, जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग के उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल हैं उनके साथ साथ उनकी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है. एंड करेंटली एम्प्लॉयड इन नादरा, स्पेसिफिकली नादरा में जो एम्प्लॉयड हैं आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड, तो उनके हवाले से हमें इंफॉर्मेशन फराहम करें. लेकिन गवर्नमेंट जो है हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है, वो नहीं प्रोवाइड कर रही. द सेनेटर सेड he had asked for the information in light of rising unemployment in Pakistan. अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन के बारे में क्यों दरियाफ्त किया या क्यों पूछ रहे हैं वो, इसलिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सवाल किया कि आपने जो मिलिट्री इंडक्टीज रखे हैं, जो इंडक्शन की है, रिक्रूटमेंट की है, भर्ती किए हैं मिलिट्री ऑफिसर्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में, उस हवाले से वो इसलिए मांग रहे हैं इंफॉर्मेशन क्योंकि
अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, जो आम सिविलियन है उसको जॉब नहीं मिल रही है। आप लोग जो रिटायर्ड हैं आर्मी के, ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं, रिटायर्ड है, रिटायरमेंट के बाद भी आप उनको सिविल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती कर देते हैं। वाइल वी आर हायरिंग रिटायर्ड पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑन लुक्रेटिव पोजीशंस। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। लुक्रेटिव पोजीशंस यानी हायर पोजीशंस पे, ऐसी पोजीशन जहाँ पे बैठ के उनको बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल हैं, बहुत फ़ायदे हैं, ऐसी पोजीशंस पे वो रिटायर्ड पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस को तैनात कर देती है हुकूमत। According to Senator Raza Rabbani, such personnel were holding at least 15 posts in civil institutions. यानी आर्म फोर्सेस के जो रिटायर्ड पर्सनल हैं वो कम से कम 15 पोजीशंस पे तैनात थे, वो भी सिविल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग टॉप पोजीशंस एट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NDMA, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ANF, इस ये मल्टीपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे उनकी तैनाती की गई है। द गवर्नमेंट हैज़ डिफेंडेड द इंडक्शन यानी रिक्रूटमेंट, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उनकी इंडक्शन जो की है सिविल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट उसको डिफेंड करते हुए ये आर्ग्यूमेंट देती है, इस ग्राउंड पर डिफेंड करती है दैट दे टू आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। अच्छा, अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन्स है तो फिर जो आम सिविलियन है वो कहाँ जाएं, उनको कहाँ जॉब मिलेगी? अगर रिटायर्ड बंदों को भी आप दोबारा सिविल इंस्टीट्यूशंस में रख रहे हैं, उनकी इंडक्शन कर रहे हैं, तो जो आम सिविलियन है वो कहाँ जाएं? फिर वो सिटीजन्स नहीं है पाकिस्तान के। खैर, इट इज़ परहैप्स अंडरस्टैंडेबल, ये समझने वाली बात है, though no less unacceptable, that such inductions would be particularly frequent during military dictatorships, of which Pakistan has regrettably had several. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस तरह के इंडक्शंस जब डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही थी। to take but the latest such period into consideration, अब सबसे जो लेटेस्ट पीरियड भी अगर कंसिडर करें और उसमें देखें तो 2003 में 1027 मिलिट्री ऑफिसर्स की को इंक्लूड किया गया, उनकी इंडक्शन की गई, इंक्लूडिंग 104 फ्रॉम अमंग द हाईएस्ट रैंक्स। उनमें से 1027 में से 104 जो हैं वो हाईएस्ट रैंक्स पे तैनात थे, हैड बीन इंडक्टेड ऑन सिविलियन पोस्ट including Pakistani missions abroad following the coup on October 12, 1999 by General Pervez Musharraf। अच्छा, इसमें ये एक याद रखने वाली बात है, ये आपका जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो coup लगाया था, जो मार्शल लॉ लगाई थी, वो 12 अक्टूबर 1999 को, ये थी 4th मार्शल लॉ बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ये डेट भी याद रखने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपको इन लेटर फ्यूचर किसी 1 पेपर एग्जाम में या कहीं ना कहीं ये काम आएगी, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा। Of the total, 27 military officers were inducted at grade 22। अब वो जो टोटल मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनमें से 27 जो है ग्रेड 22, जो कि हाईएस्ट अटेनेबल रैंक है पे स्केल फॉर अ सिविल सर्वेंट इन द कंट्री। दोबारा मैं इन्फेसाइज करती हूँ, सिविल सर्वेंट के लिए ये पोजीशन रखी गई है, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स को 27 मिलिट्री ऑफिसर्स तो इन 22 ग्रेड की पोजीशंस पे उनकी तैनाती की गई थी। The sectors where 1027 security personnel were working on civilian positions, फिर से ये जो वर्ड है सिक्योरिटी पर्सनल वर वर्किंग ऑन सिविलियन पोजीशन, देखिए क्लियरली उनमें डिफ्रेंशिएट किया गया है कि सिक्योरिटी पर्सनल सिविलियन पोस्ट पे काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशंस। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स में हेल्थ, एग्रीकल्चर, सोशल एंड वुमेन डेवलपमेंट, और ये सारी कुछ हैं, इनमें उन्होंने मेंशन किया है कि इनमें उनकी तैनाती की गई थी। अमंग मैनी अदर्स, यानी और भी बहुत सी हैं, कुछ उनमें से यहाँ मेंशन किया राइटर ने। मैटर्स मे नॉट बी एज एक्सट्रीम एट प्रेजेंट एज दे वर देन, बट देयर आर स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मिलिट्री इंडक्टेड इन सिविल एयरपोर्ट। यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाले टाइम में जितनी भर्तियां हुई थी उसके कंपैरिजन में अभी तो एज सच कोई इतनी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, बट स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर, एक बहुत भारी मिकदार में मिलिट्री इंडक्टी सिविलियन पोजीशंस पे हैं। अ सिचुएशन एट ऑड्स विद द डेमोक्रेसी एंड बाउंड टू क्रिएट डिसग्रेंटलमेंट। डिसग्रेंटलमेंट का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग डिससैटिस्फाइड among civilian officers qualified for these positions। अब वो तो उनके लिए तो एक डिससेटिस्फैक्शन है ना, कि उनकी जो उनका हक है, जो जिस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड हैं सिविलियन ऑफिसर्स, उन पे मिलिट्री ऑफिसर्स को, रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स को इंडक्ट किया जाता है।
The fact is, those that fight wars are not always best suited for tasks outside their स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़. अब ज़रूरी नहीं है जो लोग फाइट वॉर्स में एक्सपर्ट हैं वो सिविलियन मैटर्स में भी एक्सपर्टीज़ रखते हों. इफ़ दैट वर द केस, अगर ऐसी ही बात है, देन पाकिस्तान शुड हैव इमर्ज फ्रॉम एवरी डिक्टेटरशिप विद गवर्नेंस रूलिंग लाइक क्लॉक वर्क. तो हर डिक्टेटरशिप में आपकी गवर्नेंस आसमानों को छू रही होती, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस. हर टाइम डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हुआ. Moreover, at a time when the courts are increasingly underscoring the military's constitutional role, the PTI government, by extending overtly preferential treatment to military personnel. Overtly का मतलब openly या without concealment या without any secrecy, यानी खुलेआम military को प्रेफरेंस दी जा रही है, मिलिट्री पर्सनल को प्रेफरेंस दी जा रही है इंडक्शन में, वाइल कंसीडरिंग अपॉइंटमेंट्स इन सिविलियन रोल्स इज एक्सपोजिंग दैम टू अननेसेसरी कंट्रोवर्सी. इस तरह की ये जो उनके इकदाम हैं उनको एक्सपोज कर रहा है गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सी की तरफ, यानी वो मिलिट्री पर्सनल को इंडक्शन उनकी कर रहे हैं और अपने लिए मुसीबतें पैदा करते जा रहे हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. उसके अलावा दूसरा मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर लेती हूँ ये कि टू ग्रेट अ डिवाइड. अब यहाँ इस पूरे आर्टिकल में जो डिस्कशन की गई है वो यही की गई है कि गवर्नमेंट ने ऑफर किया है अपोजिशन को इलेक्टोरल और जुडिशियल रिफॉर्म्स में टॉक्स के लिए, और येट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिज द वास्ट gulf that exists between the two sides and the government must take certain measures to prove the sincerity of its proposal. अब इन दोनों के बीच वास्ट गल्फ दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू साइड, यानी उन दोनों के बीच में जितनी हैं मुश्किलात का सामना है उनके रिलेशनशिप में. आपको पता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट की बनती नहीं है फ़िलहाल अभी, तो उस हवाले से ये बात की गई है कि उनके दरमियान इतने फासले हैं. अब गवर्नमेंट ने जो उनको ऑफ़र तो की है टॉक्स के लिए कि मिल के हम लोग सारे मसले हल करते हैं. स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इलेक्टोरल और जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन अब वो कितने सिंसियर हैं अपने प्रपोज़ल के हवाले से वो तो तब पता चलेगा कि उन दोनों में से कौन जो है पहल करता है बात करने के लिए, क्योंकि ना अपोजिशन तैयार है ना पीटीआई गवर्नमेंट झुकने के लिए तैयार है. तो ओवरऑल अगर आप इसमें सारा पढ़ेंगे तो यही बात दोहराई हुई है, हर जगह यही बात दोहराई हुई है. द गवर्नमेंट्स रिजेक्शन ऑफ द अपोजिशंस ऑब्जेक्शंस टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लॉ, द सेंट्रल बैंक्स ऑटोनॉमी, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी उसको ऑटोनॉमस किया गया. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लॉ वो बिल पास किया गया, एज वेल एज अदर लेजिस्लेशन ऑफ इम्पोर्टेंस हैज़ ऑल्सो बीन इंस्ट्रूमेंटल इन टर्निंग अप द पॉलिटिकल हीट एंड पुलिंग द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस फर्दर अपार्ट. पुलिंग द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेस फर्दर अपार्ट, यानी उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली लॉज पास करवाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के और ये सारे, तो उस हवाले से ये बात की गई है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट में और ज़्यादा फासले बढ़ गए हैं और कंट्रोवर्सी बढ़ गई है. तो इसमें सारा जो मैंने आपको क्रैक्स उसका बता दिया है कि बात क्या की गई है ओवरऑल इस पूरे में, कि अपोजिशन को गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है कि आप आएँ हमसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे और जुडिशियल रिफॉर्म्स पे बात करें और मिलके हम लोग जो है सारा मसला हल करते हैं. और उसी पॉइंट को लेके नीचे तक डिस्कस किया गया है. आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. Thank you so much. This was all for today and meet you in the next lecture. If you have any comments, any queries, any suggestions to give me for any improvement, you can drop in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.